की ओर आगे बढ़ते हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हिंदी में इसे कहते हैं पादप वृद्धि एवं विकास। तो बेटा सबसे पहले वृद्धि के बारे में आपको यहाँ पे बताएंगे। वृद्धि क्या होती है। सबसे पहले वृद्धि के बारे में आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे वृद्धि क्या होती है। वृद्धि एक अनुत्क्रमणीय स्थायी परिवर्तन होती है। इंग्लिश में कह सकते हैं ग्रोथ इज द परमानेंट इरिवर्सिबल चेंजेज। तो बेटा अभी आपको ये बताया गया वृद्धि क्या होती है। जी सर। वृद्धि एक अनुत्क्रमणीय स्थायी परिवर्तन होती है। ओके। ऐसा परिवर्तन होती है जो अगर एक बार हो जाता है तो दोबारा पुनः अपनी अवस्था में लौट के नहीं आता। जी सर। तो इस तरह से आपको वृद्धि के बारे में बताया गया। वृद्धि आपने पहले भी चैप्टर 1 में पढ़ी होगी बेटा। सजीव जगत जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसमें भी आपने पढ़ी होगी। जी सर। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा वृद्धि को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको वृद्धि के बारे में परिभाषा आपको बता दी है, वृद्धि क्या होती है। तो जनरली आप समझ गए होंगे। जैसे पौधों में अगर वृद्धि देखें तो पौधों में हम वृद्धि कैसे देख सकते हैं। पौधों में जो वृद्धि होती है बेटा, उनके भार में वृद्धि होती है, तब कहते हैं पौधों में वृद्धि हुई है। लंबाई में वृद्धि होती है तो कहते हैं पौधों में वृद्धि हुई है। भार, लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, ताजा भार। तो आप समझ गए होंगे। वेट में जो ग्रोथ होती है, लेंथ में जो ग्रोथ होती है, वॉल्यूम में जो ग्रोथ होती है, एरिया में जो ग्रोथ होती है और फ्रेश वेट में जो ग्रोथ होती है, इन सबको कहते हैं ग्रोथ या वृद्धि। पौधों में इस तरह से देखी जा सकती है, जो अभी आपको उदाहरण दिए गए हैं। वृद्धि जो पौधों में होती है, मुख्य रूप से पौधों में जो वृद्धि होती है उसे हम दो भागों में बांटते हैं। ग्रोथ इज द दो टाइप की होती है प्लांट्स में। फर्स्ट ग्रोथ जो प्लांट्स में होती है वो प्राइमरी ग्रोथ होती है। जैसा कि आप समझ रहे होंगे यहाँ पे बेटा, वृद्धि दो प्रकार की होती है पौधों में। प्राइमरी ग्रोथ, प्राथमिक वृद्धि क्या होती है, जब एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षस्थ विभज्योतक जो होते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक जो जड़ में शीर्ष विभज्योतक होते हैं, तने में शीर्ष विभज्योतक होते हैं, उन शीर्ष विभज्योतक के कारण जो वृद्धि होती है तने में और जड़ में जो वृद्धि होती है उसे बेटा कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। जी सर। प्राइमरी ग्रोथ आप समझ गए होंगे। तो ग्रोथ इज द टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज द प्राइमरी ग्रोथ जो एपिकल मेरिस्टेम के कारण या शीर्षस्थ विभज्योतक के कारण होती है, जो जड़ में हो, तने में हो, जब वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, तो प्राइमरी ग्रोथ होती है। लेकिन जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिसके बारे में आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स या पुष्पीय पादपों की शारीरिकी में पढ़ा होगा सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि क्या होती है बेटा। द्वितीयक वृद्धि लेटरल मेरिस्टेम या पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक के कारण होती है। पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक के कारण होती है। जैसे पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक के उदाहरण है, एग्जाम्पल कॉर्क कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम, ये पार्श्वीय विभज्योतक के उदाहरण है बेटा। हिंदी में कहते हैं कॉर्क कैम्बियम या संवहनी कैम्बियम। कॉर्क एधा या संवहनी एधा, इनके कारण पौधे के तने में या जो मोटाई में वृद्धि होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो इस तरह से हमने आपको ग्रोथ के दो टाइप्स बता दिए। पौधों में दो तरीके से ग्रोथ होती है। ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ इज कंट्रोल्ड बाई दो फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल होती है ग्रोथ। फर्स्ट इज द एक्सटर्नल फैक्टर्स, सेकंड इज द इंटरनल फैक्टर्स। आप समझ लें बेटा, वृद्धि जो होती है पौधों में दो तरीके से, पौधों में जो वृद्धि हो रही है वो वृद्धि दो तरीके से कंट्रोल की जाती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल होती है, इंटरनल फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल होती है। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स बाह्य कारकों से के द्वारा भी वृद्धि को
नियंत्रित किया जा सकता है। आंतरिक कारकों के द्वारा भी वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। तो जो बाह्य कारक होते हैं, उन बाह्य कारक कौन से होते हैं? वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। वातावरणीय कारक जो होते हैं वो बाह्य कारक होते हैं, उनके द्वारा वृद्धि प्रभावित होती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स उन्हें कहते हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर्स। इस तरह से आपको वृद्धि के बारे में बता दिया है ये बेटा। अब दूसरी जो है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं? इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, आनुवंशिकीय कारक होते हैं, वो भी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। उनसे भी वृद्धि नियंत्रित होती है, जैसे जीनोटाइप और फिनोटाइप, उनसे भी वृद्धि नियंत्रित होती है। इस तरह से वृद्धि दो तरीके से नियंत्रित की जाती है। वृद्धि के बारे में जो मैंने आपको बेसिक बातें बताई थी वो ये बता दी कि वृद्धि को कैसे नियंत्रित किया जाता है, जो भी आपको बताया गया है। अब वृद्धि जब निलंबित होती है, एक बात और सुन लें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वृद्धि जब एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण वृद्धि जब एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण निलंबित होती है, वृद्धि जब एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण निलंबित होती है, तब उसे कहते हैं सुक्ति। सुक्ति कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्विसेंस कहते हैं। और वृद्धि जब इंटरनल फैक्टर्स के कारण निलंबित होती है तब उसे प्रसुप्ति कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं डोरमेंसी। जी सर। डोरमेंसी। ओके। तो आप जानते हैं, जैसे बेटा यहाँ पे आपको याद रखना है डोरमेंसी क्या होती है, ये आगे भी काम आएगा आपको। डोरमेंसी क्या होती है? फेलियर ऑफ सीड जर्मिनेशन, मतलब सीड जर्मिनेशन का, बीज की अंकुरण की प्रक्रिया का फेल हो जाना। फेलियर ऑफ सीड जर्मिनेशन, बीज की अंकुरण की प्रक्रिया का फेल हो जाना क्या कहलाता है? डोरमेंसी कहलाता है। ये आगे इसी चैप्टर में आपको पढ़ेंगे, आप इस चीज़ को पढ़ेंगे डोरमेंसी के बारे में। तो इस तरह से आपको बेटा ये बता दिया गया है कि जो वृद्धि के बारे में जो बेसिक बातें बताई। वृद्धि वैसे तो आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ी होगी, जो जीवों का एक विशेष लक्षण वृद्धि होती है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं वृद्धि के बारे में। तो अभी जो आपको वृद्धि के बारे में बेसिक बातें बताई गई। अब विकास, चैप्टर का नाम है जैसा कि आप समझ रहे हैं, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन या विकास। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो विकास क्या होता है? विकास शब्द उन सभी परिवर्तनों के लिए उपयोग किया जाता है। विकास शब्द उन सभी परिवर्तनों के लिए उपयोग होता है जो बीजों के अंकुरण से प्रारंभ होकर जरावस्था तक होते हैं। बीजों के अंकुरण से प्रारंभ होकर जरावस्था तक होते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं डेवलपमेंट वर्ड उन सभी परिवर्तनों के लिए उपयोग, जीव के जीवन काल में होने वाले उन सभी परिवर्तनों के लिए होता है। विकास शब्द उन सभी जीव के जीवन काल में होने वाले परिवर्तनों के लिए होता है। जीव के जीवन काल में होने वाले परिवर्तनों के लिए उपयोग होता है, जो बीजों के अंकुरण से प्रारंभ होकर जरावस्था तक होते हैं। इस तरह से जो अभी आपका बताया, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का नाम बताया, तो ग्रोथ बता दी हमने आपको, वृद्धि क्या होती है आप समझ गए होंगे, वृद्धि क्या होती है। विकास के बारे में परिभाषित कर दिया हमने, विकास क्या होता है। इस तरह से पादप वृद्धि और विकास के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया गया है बेटा। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो वृद्धि की अवस्थाएँ, हिंदी में कहते हैं वृद्धि की प्रावस्थाएँ। इंग्लिश में कहते हैं फेजेज ऑफ ग्रोथ। जो ग्रोथ की फेजेज होती हैं, सबसे पहली फेज होती है ग्रोथ की सेल फॉर्मेशन फेज जो होती है बेटा, इस फेज में क्या होता है? कोशिका विभाजन के द्वारा या सेल विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। सेल डिवाइड होकर नई सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ऐसे कह सकते हैं कि सेल डिवाइड होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। जी सर। सेल फॉर्मेशन फेज। दूसरी है बेटा, सेल फॉर्मेशन फेज के बाद सेल इलोंगेशन फेज, जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिका दीर्घावस्था। इलोंगेशन फेज, कोशिका दीर्घावस्था। इस फेज में क्या होता है बेटा? इस फेज में सेल इलोंगेशन फेज में सेल इंक्रीज इन साइज,
साइज में बढ़ती है, इंक्रीज इन साइज, साइज में वृद्धि करती है। इस फेज में, हिंदी में कह सकते हैं, इस फेज में रिक्तिका भवन होता है और नई कोशिकाओं में भित्ति का निक्षेपण होता है। सेल एलोंगेशन फेज में, या फिर इसी फेज में विशालीकरण होता है कोशिका का, ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं हिंदी में। कुल मिला के सेल एलोंगेशन फेज में क्या होता है, सेल इंक्रीज करती है साइज में। तीसरा है बेटा सेल मैचुरेशन फेज। सेल मैचुरेशन फेज में क्या होता है बेटा, सेल मैचुरेशन फेज में कोशिका विशेष प्रकार के, या कोशिका विशेष प्रकार के गुणों के कारण, या इस प्रकार के गुणों के कारण क्या करती है, कोशिका नए अंगों का निर्माण करती है। नए अंगों का जो निर्माण करने की प्रक्रिया होती है, इसे इंग्लिश में मॉर्फोजेनी या फिर ऑर्गेनोजेनी कहते हैं। सेल मैचुरेशन फेज में परिपक्व अवस्था होती है कोशिका की। इसमें कोशिका गुणों के अनुरूप या कुछ गुणों के परिणाम स्वरूप क्या करती है, सेल मैचुरेशन फेज में कोशिका क्या करती है, जो आपको याद रखना है वो ये है कि सेल मैचुरेशन फेज में कोशिका अंगों का निर्माण शुरू कर देती है, जिसे ऑर्गेनोजेनी कहते हैं या फिर मॉर्फोजेनी कहते हैं। इस तरह से आपको सेल की फेज, ग्रोथ की फेज बता दी गई, कौन कौन सी फेजेज होती हैं ग्रोथ की। इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे पैटर्न ऑफ ग्रोथ। वृद्धि किस तरह से होती है, पौधा हो या कोई जंतु हो, पौधे का अंग हो या किसी जंतु का शरीर का अंग हो, तो उनमें वृद्धि किस तरीके से होती है। इसके लिए एक बेटा साइंटिस्ट हैं वॉन सैक्स। वॉन सैक्स ने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट, वॉन सैक्स ने ग्राफ प्लॉट किया। जी सर। किसके लिए ग्राफ प्लॉट किया गया, टाइम टी और जो वेट ओब्लिक साइज और प्लांट ग्रोथ, इसके बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया गया, उस ग्राफ में आप देख रहे होंगे ये ग्राफ जो ऑब्टेन होता है वो एस की शेप का ग्राफ ऑब्टेन होता है। देख रहे हैं यहाँ पे एस शेप ग्राफ ऑब्टेन होता है। ये बेटा ग्राफ में ये वाली फेज होती है स्टेशनरी फेज, स्थिरावस्था कहते हैं। जी सर। और ये जो लैग फेज होती है, इसे लैग फेज कहते हैं, इसे प्रारंभ अवस्था कहते हैं, लैग फेज। और बीच में जो होती है लॉग फेज होती है, जिसे एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं या चरघातांकी अवस्था कहते हैं। वृद्धि की अवस्थाएं जो होती हैं इस ग्राफ में आप देखते हैं, वृद्धि के जो फेजेस होती हैं जो ग्रोथ के पैटर्न में, वो ऐसे होती हैं। फर्स्ट होती है लैग फेज, दूसरी लॉग फेज, तीसरी स्टेशनरी फेज। लैग फेज में ग्रोथ धीमी होती है, लॉग फेज में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और स्टेशनरी फेज में ग्रोथ रुक जाती है। जी सर। तो बेटा ये जो ग्राफ ऑब्टेन होता है सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन होता है, सिग्मोइड कर्व, और ग्रोथ कर्व भी कहते हैं इसे, ग्रोथ कर्व या एस कर्व भी कहते हैं। इस तरह से इस कर्व को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस तरह से ग्रोथ के पैटर्न को आपको यहाँ पर बता दिया गया है बेटा। जी सर। ग्रोथ का पैटर्न कैसे होता है ये आपको यहाँ पर बताया गया है। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं, जो फैक्टर्स के बारे में बताएंगे आपको। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया था, फोटोसिंथेसिस कई फैक्टर से प्रभावित होती है, रेस्पिरेशन भी कई फैक्टर से प्रभावित होती है, वैसे ही ग्रोथ भी कई फैक्टर से प्रभावित होती है। तो सबसे पहला फैक्टर जिससे ग्रोथ प्रभावित होती है वो है लाइट। आप जानते हैं लाइट किसके लिए आवश्यक होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट आवश्यक होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। और टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, मतलब तने, और टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ स्टेम एंड रूट, स्टेम और रूट की डायरेक्शन को निर्धारित करता है कौन, लाइट। इसके अलावा आप जानते हैं जैसे सीड के जर्मिनेशन के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, सीड के जर्मिनेशन और ग्रोथ की इनिशियल स्टेज के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन लाइट की कमी होने की वजह से क्या हो जाता है, पौधों में इटियोलेशन हो जाता है, पांडुलीकरण हो जाता है। हिंदी में पांडुलीकरण कहते हैं, इटियोलेशन, पांडुलीकरण। अच्छा सर, पत्तियों का पीला पड़ जाना, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। जी, लाइट की कमी होने से। ओके। इस तरह से लाइट के बारे में आपको बताया गया, लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए। ओके। दूसरा जो है टेम्परेचर, कल भी आपको बताया था बेटा, रेस्पिरेशन के लिए जो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर, इष्टतम तापमान जो होता है रेस्पिरेशन के लिए
वो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो वही तापमान यहाँ पर ग्रोथ के लिए भी 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत पड़ती है। जी सर। तो लेकिन 45 डिग्री सेल्सियस तापमान तक बढ़ने पर क्या होता है, जो ग्रोथ प्रभावित होती है, ग्रोथ भी बढ़ती है, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री ही होता है। लेकिन इससे 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने पर क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डिग्रेडेड होने लगता है, नष्ट होने लगता है, जिससे ग्रोथ रुक जाती है। तो टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट होता है, इफ़ेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स की फ्लावरिंग पर जो लो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड वर्नलाइजेशन, जिसे क्या कहा जाता है, वर्नलाइजेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे आप सुन लें इसी बात को, वर्नलाइजेशन मैंने जो भी आपको यहाँ पे बात बताई है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, मतलब ग्रोथ को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। पहले तो लाइट से प्रभावित हो रही, जो भी आपको बताया गया, टेम्परेचर बता दिया यहाँ पे। तो टेम्परेचर में बेटा जो भी लास्ट में आपको बात यहाँ पे ये बताई गई है, ऑप्टिमम टेम्परेचर तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान तक कोई प्रभाव, ग्रोथ बढ़ती है, जैसा कि रेस्पिरेशन की रेट भी बढ़ती है। लेकिन टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो जीव द्रव्य क्या होता है, विघटित होने लगता है, जिससे ग्रोथ रुक जाती है। यहाँ पर आपको बताया गया पुष्पन की प्रक्रिया पर कम तापमान के प्रभाव को वर्नलाइजेशन कहते हैं, बसंतीकरण कहते हैं। इसके बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे। बसंतीकरण जी सर, वर्नलाइजेशन। इस तरह से आपको 2 फैक्टर्स के बारे में बता दिया। तीसरा फैक्टर है बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन। तो बेटा ऑक्सीजन जो फैक्टर होता है, ऑक्सीजन इट इज़ यूज्ड इन द रेस्पिरेशन में यूज किया जाता है। तो इस तरह से ग्रोथ में प्रभावित करता है। जब रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी बनेगी, एनर्जी मिलेगी, तो फिर ग्रोथ भी होगी। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इन रेस्पिरेशन। जैसा कि आपको बताया था, ग्रोथ जो होती है वो आप यहाँ पे एक बात और याद रख लें बेटा, ग्रोथ एक मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट भी होती है। ये बात आपको अच्छी तरह याद रखनी है। मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट मतलब उपापचयी क्रियाओं का परिणाम होती है ग्रोथ। इस बात को यहाँ पे याद रखना है। तो बेटा जो अभी आपको बताया, लाइट बता दी, टेम्परेचर बता दिया, ऑक्सीजन बता दिया, इसके अलावा वाटर भी ग्रोथ को प्रभावित करता है, क्योंकि जो वाटर होता है टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए, टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए आवश्यक होता है। टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए आवश्यक होता है। स्फीति अवस्था मेंटेन रखने के लिए वाटर आवश्यक होता है, मतलब फूली हुई अवस्था सर। हाँ, फूली हुई अवस्था। जी तो अगर बेटा जब ग्रोथ के समय साई डब्ल्यू का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। साई डब्ल्यू कहते हैं वाटर पोटेंशियल को। तो जल विभव का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो वाटर, इस तरह से वाटर इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसके अलावा वाटर क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म में जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिव करता है। वाटर एक्टिवेट्स एंजाइम्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म के एंजाइम्स को सक्रिय करता है। एक्टिवेट्स एंजाइम्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म के एंजाइम्स को क्या करता है, सक्रिय करता है बेटा। ये आपको याद रखना है। वाटर पोटेंशियल शुड नॉट बी जीरो इन ग्रोथ में वाटर पोटेंशियल 0 नहीं होना चाहिए, आपको बता दिया गया है। जी सर। इस तरह से बेटा आप यहाँ पे समझ गए होंगे, ये बताया वाटर के बारे में। तो अगला फैक्टर है बेटा मिनरल्स भी ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। अगर ग्रोथ के लिए मिनरल्स, प्लांट्स को ग्रोथ जब ही होगी जब उसको मिनरल्स अच्छी तरह मिलेंगी। तो मिनरल्स शुड बी मिनरल्स अफेक्ट्स ऑन द ग्रोथ पर प्रभाव डालते हैं। मिनरल्स से भी ग्रोथ प्रभावित होती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं मिनरल्स के बारे में भी। इस तरह से आपको जो बताया, जो फैक्टर्स प्रभावित कर रहे हैं ग्रोथ को, लाइट प्रभावित कर रही है, टेम्परेचर प्रभावित कर रहा है, ऑक्सीजन प्रभावित कर रहा है, वाटर कर रहा है, मिनरल्स कर रहे हैं, जो फैक्टर्स ग्रोथ को प्रभावित कर रहे हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको बता दिया गया है। इस तरह से ये तो बता दिया बेटा। अब आगे आपको याद रखना है यहाँ पे फैक्टर्स, अब यहाँ पे आपको हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ को कैसे मापते हैं, ग्रोथ को कैसे मेजर किया जाता है या मापा जाता है। तो ग्रोथ जो मेजर की जाती है, फर्स्ट सबसे पहले ये याद रखना है, ग्रोथ का जो मेजरमेंट होता है बाई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब प्रत्यक्ष परीक्षण के द्वारा ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा बाई हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप के द्वारा भी ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं बेटा। तीसरा याद रखना है बाई
ऑक्जेनोमीटर से भी ग्रोथ को मेजर करते हैं। ऑक्जेनोमीटर 3 टाइप के होते हैं, जैसे आर्क ऑक्जेनोमीटर, दूसरा पुली ऑक्जेनोमीटर, तीसरा माइक्रोमीटर, स्क्रू ऑक्जेनोमीटर, इनके द्वारा ग्रोथ को मेजर किया जाता है। इस तरह से बेटा दोबारा हिंदी में सुन लें इसको। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ की मापन कैसे किसके द्वारा किया जाएगा? हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ग्रोथ को मेजर करते हैं, मापते हैं। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष परीक्षण के द्वारा ग्रोथ का मापन करते हैं। बाई हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप क्षैतिज सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ग्रोथ को मापते हैं। बाई ऑक्जेनोमीटर वृद्धि मापी के द्वारा ग्रोथ को मापते हैं। आर्क ऑक्जेनोमीटर के द्वारा वृद्धि को, ये ऑक्जेनोमीटर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आर्क ऑक्जेनोमीटर, पुली ऑक्जेनोमीटर, माइक्रोमीटर, स्क्रू ऑक्जेनोमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके द्वारा ग्रोथ को मेजर किया जाता है। एक और है जो आपको याद रखना है, क्रेस्कोग्राफ के द्वारा भी ग्रोथ को मेजर किया जाता है। इससे हम जो 10,000 टाइम्स मोर ग्रोथ, 10 टाइम्स ग्रोथ इज ऑब्जर्व की जा सकती है। 10,000 गुना इसके द्वारा ऑब्जर्व की जा सकती है। डेवलप्ड बाई जगदीश चंद्र बोस, जो जगदीश चंद्र बोस नाम के साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा डेवलप किया गया। जगदीश चंद्र बोस, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा बेटा, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है, भारतीय पादप कार्यकी का पिता कहा जाता है। इनके द्वारा क्रेस्कोग्राफ को डेवलप किया गया पौधों में वृद्धि को मेजरमेंट करने के लिए। इस तरह से बेटा ये हमने आपको बताया कि ग्रोथ किन किन फैक्टर से प्रभावित होती है, जो अभी आपको यहाँ पे बताएं। इसके अलावा ग्रोथ बेटा यहाँ पे एक और याद रखना है, ये बताए गए हैं। ये तो हमने आपको मेजरमेंट बताया था यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा एक और याद रखना है, वो है जेनेटिक फैक्टर से भी प्रभावित होती है ग्रोथ। जेनेटिक फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? 2 होते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। इनसे भी ग्रोथ प्रभावित होती है। इस तरह से बेटा हमने आपको यहाँ पे बता दिया ग्रोथ के बारे में, बेसिक बातें आपको ग्रोथ के बारे में बताई गई हैं। जैसा कि आप समझ गए होंगे मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ कैसे होता है ये भी बता दिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ कैसे होती है वो भी बता दिया, पैटर्न ऑफ ग्रोथ का पैटर्न कैसा होता है, एस बता दिया, एस सिग्मोइड कर्व ऑप्टिन होता है या एस कर्व ऑप्टिन होता है। ओके बेटा, थैंक यू, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।